नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं भारतीय शासन प्रणाली के एक बहुत ही अहम पर शायद कम चर्चित हिस्से की। जी। राज्य लोक सेवा आयोग यानी स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, जिसे हम एसपीएससी भी कहते हैं। बिल्कुल, ये वो संस्था है जो राज्यों में सरकारी नौकरियों की भर्ती प्रक्रिया की रीढ़ है। हाँ, तो आज समझेंगे कि आखिर है क्या, कैसे काम करता है, इसमें कौन लोग होते हैं और राज्यों में इसका असली रोल क्या है। और हमारी इस चर्चा का आधार है एम लक्ष्मीकांत की भारतीय राजनीति पे जो जानी मानी किताब है। जी। उसका वो हिस्सा है जो एसपीएससी और इससे जुड़े आयोगों के बारे में बताता है। बढ़िया। तो हमारा लक्ष्य साफ है, एसपीएससी की बनावट, उनके काम, उनकी ताकत और सबसे जरूरी उनकी आजादी कैसे सुनिश्चित होती है, ये सब समझना। हाँ, और ये भी देखेंगे कि इनकी सीमाएं क्या हैं और आखिर में जॉइंट स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन पे भी थोड़ी बात करेंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं जरूरी संस्था को समझने का सिलसिला। सबसे पहले बात करते हैं इसकी बुनियाद की, इसका ढांचा कैसा है, सदस्य कौन होते हैं, कब तक रहते हैं। देखिए, जैसे केंद्र में यूपीएससी है, हम सब जानते हैं, उसी तरह हर राज्य के लिए एक एसपीएससी होता है। जी। संविधान का भाग 14, उसमें अनुच्छेद 315 से 323 तक इन्हीं एसपीएससी के बारे में है। मतलब उनकी बनावट, नियुक्ति, उन्हें हटाना, उनकी शक्तियां, उनके काम, सब कुछ बिल्कुल यूपीएससी की तरह। अच्छा, तो इसमें सदस्य कौन होते हैं और उन्हें नियुक्त कौन करता है? राज्यपाल? हाँ, अध्यक्ष और बाकी सदस्यों की नियुक्ति राज्य के राज्यपाल ही करते हैं। और कितने सदस्य होते हैं इसमें, ये तय है? नहीं, ये दिलचस्प है। संविधान ने कोई संख्या तय नहीं की है। ये राज्यपाल पर छोड़ दिया गया है कि वो आयोग का साइज क्या रखना चाहते हैं। अच्छा, और क्या कोई खास क्वालिफिकेशन चाहिए सदस्य बनने के लिए, कोई डिग्री या कुछ? कोई खास योग्यता तो नहीं लिखी है, लेकिन एक शर्त जरूर है। शर्त यह है कि कम से कम आधे सदस्य ऐसे होने चाहिए जिन्हें भारत सरकार या किसी राज्य सरकार के अंदर काम करने का कम से कम 10 साल का अनुभव हो। 10 साल का सरकारी अनुभव, ठीक है। जी, और उनकी सर्विस की शर्तें जैसे सैलरी वगैरह ये भी राज्यपाल ही तय करते हैं। और कार्यकाल कितने समय के लिए चुने जाते हैं ये? इनका कार्यकाल 6 साल का होता है, या फिर जब तक वो 62 साल के नहीं हो जाते। इन दोनों में से जो भी पहले पूरा हो जाए। अच्छा, 6 साल या 62 साल, यूपीएससी से अलग है ये। हाँ, यूपीएससी में ये उम्र सीमा 65 साल है, एसपीएससी में 62 है। और एक बात, पहले ये एसपीएससी के लिए भी 60 थी, लेकिन 1976 में 41वां संशोधन हुआ था, उससे इसे 62 कर दिया गया। ओह, ये जानकारी भी अहम है। और अगर कोई सदस्य बीच में पद छोड़ना चाहे तो, या मान लीजिए अध्यक्ष उपलब्ध ना हो? हाँ, कोई भी सदस्य या अध्यक्ष राज्यपाल को अपना इस्तीफा देकर कभी भी पद छोड़ सकते हैं। ठीक है। और अगर अध्यक्ष का पद खाली है या वो छुट्टी पर हैं या किसी और वजह से काम नहीं कर पा रहे, तो राज्यपाल आयोग के ही किसी और सदस्य को एक्टिंग चेयरमैन मतलब कार्यवाहक अध्यक्ष बना सकते हैं। ये भी बाद में जोड़ा गया था 1963 में 15 संशोधन से। नियुक्ति और कार्यकाल तो समझ आ गया, लेकिन जो सबसे चौंकाने वाली बात अक्सर लगती है वो है इन्हें हटाने की प्रक्रिया। आपने कहा नियुक्ति राज्यपाल करते हैं। जी हाँ, और यहीं पर संविधान का एक बहुत ही खास और कह सकते हैं मजबूत प्रावधान है। एसपीएससी के अध्यक्ष और सदस्यों को नियुक्त तो राज्यपाल करते हैं, पर उन्हें हटाने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ देश के राष्ट्रपति को है। राज्यपाल उन्हें हटा नहीं सकते। अरे वाह, ये तो बहुत ही दिलचस्प है। मतलब राज्य की संस्था नियुक्ति राज्यपाल करे पर हटा ना सके, ऐसा क्यों? ये एसपीएससी की स्वतंत्रता और निष्पक्षता बनाए रखने के लिए किया गया है, ताकि उन पर राज्य सरकार का कोई सीधा दबाव ना रहे। समझ गए। तो राष्ट्रपति किन आधारों पर हटा सकते हैं? क्या कोई भी वजह चलेगी? नहीं, आधार वही हैं जो यूपीएससी के सदस्यों को हटाने के लिए हैं। अच्छा। जैसे मान लीजिए कोई सदस्य दिवालिया घोषित हो जाए, अच्छा। या अपने कार्यकाल के दौरान कहीं और कोई पेड नौकरी करने लगे, या फिर अगर राष्ट्रपति को लगे कि वो मानसिक या शारीरिक रूप से मतलब सेहत के लिहाज से अब पद पर बने रहने लायक नहीं है। इस पे शायद कोई कोर्ट केस भी हुआ था। हाँ, 1993 में सुप्रीम कोर्ट ने एक मामले में कहा था कि किसी नेत्रहीन प्रोफेसर को अगर एसपीएससी का सदस्य बनाया गया है तो उसे शारीरिक अक्षमता के आधार पर हटाया नहीं जा सकता। अच्छा, और एक दुर्व्यवहार या मिसबिहेवियर का भी आधार होता है ना, वो क्या है? बिल्कुल, ये एक और महत्वपूर्ण आधार है। राष्ट्रपति दुर्व्यवहार के आधार पर भी हटा सकते हैं, लेकिन इसमें एक प्रक्रिया है। क्या प्रक्रिया है? अगर दुर्व्यवहार का मामला है तो राष्ट्रपति को वो मामला जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट को भेजना पड़ता है। ओह,
ओह, सीधा सुप्रीम कोर्ट। जी, और फिर सुप्रीम कोर्ट जांच करता है। अगर जांच के बाद सुप्रीम कोर्ट ये सलाह देता है कि हाँ, हटाने का कारण सही है, तो ही राष्ट्रपति उन्हें हटा सकते हैं। और क्या सुप्रीम कोर्ट की ये सलाह राष्ट्रपति को माननी ही पड़ती है? हाँ, यही सबसे खास बात है। सुप्रीम कोर्ट की सलाह इस मामले में राष्ट्रपति पर बाध्यकारी है, मतलब बाइंडिंग है। राष्ट्रपति उसे अनदेखा नहीं कर सकते। बाप रे, ये तो बहुत मजबूत प्रक्रिया है। बिल्कुल। हाँ, एक बात और, जब तक सुप्रीम कोर्ट में जांच चल रही है, उस दौरान राज्यपाल चाहें तो उस सदस्य या अध्यक्ष को सस्पेंड कर सकते हैं। ठीक है, और ये दुर्व्यवहार माना किसे जाएगा? क्या इसकी कोई परिभाषा है? हाँ, संविधान में मोटे तौर पर बताया गया है। जैसे अगर कोई सदस्य या अध्यक्ष भारत सरकार या किसी राज्य सरकार के किसी कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट से जुड़ा हो, या उसमें उसका कोई इंटरेस्ट हो, या उससे कोई फायदा उठा रहा हो। हाँ, अगर किसी कंपनी में बस एक सामान्य शेयर होल्डर हैं, तो वो अलग बात है। ये पूरी प्रक्रिया नियुक्ति राज्यपाल करें, हटाएं राष्ट्रपति, वो भी सुप्रीम कोर्ट की जांच और बाध्यकारी सलाह पर, ये साफ दिखाता है कि संविधान बनाने वाले एसपीएससी की आज़ादी को कितनी अहमियत देते थे। बिल्कुल। तो क्यों ना उन उपायों पर थोड़ी और बात करें जो इनकी स्वतंत्रता को सुनिश्चित करते हैं। ये बहुत जरूरी लगता है। हाँ, जरूर। ये आयोग के निष्पक्ष काम के लिए बेहद जरूरी हैं। पहला तो हमने अभी देखा, कार्यकाल की सुरक्षा। उन्हें ऐसे ही नहीं हटाया जा सकता, केवल संविधान में दिए गए तरीके और आधार पर ही, और वो भी राष्ट्रपति द्वारा। ठीक है, और दूसरा, मान लीजिए सरकार उनकी सैलरी कम कर दे या सुविधाएं छीन ले। नहीं, यही दूसरा सुरक्षा कवच आता है, सेवा शर्तों की सुरक्षा। एक बार नियुक्ति हो गई, उसके बाद अध्यक्ष या सदस्य की सेवा शर्तों में, जैसे सैलरी, भत्ते, छुट्टी वगैरह में कोई ऐसा बदलाव नहीं किया जा सकता जिससे उन्हें नुकसान हो। अच्छा, मतलब अपॉइंटमेंट के बाद कंडीशंस उनके डिसएडवांटेज में नहीं बदली जा सकती। जी बिल्कुल। भले ही शर्तें शुरू में राज्यपाल ने तय की हों, पर नियुक्ति के बाद उनमें कटौती नहीं की जा सकती। ये भी बढ़िया है। और इनके खर्चे, तनख्वाह वगैरह का पैसा कहाँ से आता है? क्या सरकार रोक सकती है बजट? नहीं। तीसरा महत्वपूर्ण उपाय है वित्तीय स्वतंत्रता। एसपीएससी के अध्यक्ष, सदस्य और उनका पूरा स्टाफ, उन सब की सैलरी, भत्ते, पेंशन, ये सब राज्य की संचित निधि यानी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ द स्टेट पर भारित होते हैं। भारित होने का मतलब? इसका मतलब है कि इन खर्चों पर राज्य विधानमंडल में वोटिंग नहीं होती। ये पैसा सीधे खजाने से मिलता है। कोई सरकार बजट रोककर या कम करके आयोग पर दबाव नहीं डाल सकती। कार्यकाल सुरक्षित, शर्तें सुरक्षित, पैसा भी सुरक्षित, और कुछ? क्या रिटायर होने के बाद वो कोई भी सरकारी नौकरी कर सकते हैं? शायद लालच में आ जाए। नहीं, यही चौथा और बहुत महत्वपूर्ण प्रतिबंध है, आगे की नियुक्ति पर रोक। वो क्या है? देखिए, एसपीएससी का अध्यक्ष रिटायर होने के बाद यूपीएससी का अध्यक्ष या सदस्य बन सकता है, या किसी दूसरे राज्य के एसपीएससी का अध्यक्ष बन सकता है, लेकिन भारत सरकार या किसी राज्य सरकार के अधीन कोई और नौकरी नहीं कर सकता। अच्छा। और सदस्य रिटायर होने के बाद यूपीएससी का अध्यक्ष या सदस्य बन सकता है, या उसी राज्य या किसी और राज्य के एसपीएससी का अध्यक्ष बन सकता है, लेकिन वो भी सरकार के अधीन कोई और नौकरी नहीं कर सकता। और क्या वो उसी पद पर दोबारा नियुक्त हो सकते हैं जैसे दूसरा कार्यकाल? नहीं, एसपीएससी का अध्यक्ष या सदस्य अपना कार्यकाल पूरा करने के बाद उसी पद पर दोबारा नियुक्त नहीं हो सकता। ये सारे नियम इसीलिए हैं ताकि वो बिना किसी भविष्य के लालच या डर के पूरी तरह निष्पक्ष होकर अपना काम कर सकें। एक तरह का कूलिंग ऑफ पीरियड समझ लीजिए। ये तो वाकई एक मजबूत सुरक्षा कवच लगता है। तो हमने देखा कि इन्हें हटाना कितना मुश्किल है ताकि बिना डरे काम करे, पर सवाल ये कि ये करते क्या है? इनका मुख्य काम क्या है राज्य में? इनका सबसे प्रमुख और सबसे ज्यादा जाना जाने वाला काम है राज्य की सेवाओं में नियुक्ति के लिए परीक्षाएं आयोजित करना, जैसे स्टेट सिविल सर्विसेज एग्जाम होती हैं। हाँ, वो तो पता है। इसके अलावा और भी जो राज्य सरकार की नौकरियां हैं, चाहे वो टेक्निकल हों या नॉन टेक्निकल, उनकी भर्ती के लिए परीक्षाएं करवाना इनकी मुख्य जिम्मेदारी है। परीक्षाओं के अलावा और क्या काम है? क्या ये सरकार को सलाह भी देते हैं? हाँ बिल्कुल, परीक्षाओं के अलावा इनकी एक बहुत महत्वपूर्ण सलाहकार भूमिका भी है। कई ऐसे मामले हैं जिन पर सरकार को इनसे सलाह लेनी होती है। जैसे सरकारी नौकरियों में भर्ती का तरीका क्या हो, इस पर सलाह देना। नियुक्ति, प्रमोशन, एक सर्विस से दूसरी में ट्रांसफर के लिए क्या सिद्धांत होने चाहिए, कौन सा उम्मीदवार फिट है, इस पर राय देना। अच्छा। किसी सरकारी कर्मचारी के खिलाफ अगर कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई हो रही है, जैसे सजा देना है या कोई अपील है, तो उस पर सलाह देना। ओके। अगर किसी कर्मचारी पर अपनी ड्यूटी करते हुए कोई काम करने के लिए केस हो जाए, तो उसके बचाव में जो कानूनी खर्चा हुआ, क्या सरकार को वो देना चाहिए, इस पर सलाह। ड्यूटी के दौरान चोट लग जाए तो पेंशन के दावों पर सलाह।
और कोई भी मामला जो राज्यपाल खास तौर पर सलाह के लिए इनके पास भेजें। ये तो काफी सारे मामले हो गए, पर एक बड़ा सवाल, क्या सरकार के लिए इनकी सलाह मानना जरूरी है? मान लीजिए एसपीएससी ने कहा कि ए को प्रमोट किया जाए, पर सरकार ने बी को कर दिया, तो क्या होगा? हाँ, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है और यहीं एसपीएससी की भूमिका की एक सीमा भी दिखती है। सुप्रीम कोर्ट ने ये साफ कर दिया है कि सरकार के लिए एसपीएससी से सलाह लेना तो चाहिए, पर उस सलाह को मानना अनिवार्य नहीं है। अनिवार्य नहीं है? जी नहीं, ये केवल निर्देशात्मक डायरेक्टरी है, अनिवार्य मैंडेटरी नहीं। अगर सरकार सलाह नहीं लेती या सलाह के खिलाफ काम करती है, तो जो प्रभावित कर्मचारी है वो इस आधार पर कोर्ट नहीं जा सकता कि एसपीएससी की सलाह क्यों नहीं मानी गई। ओह, तो सरकार का फैसला गलत नहीं माना जाएगा? नहीं, सिर्फ इस आधार पर कि इस सलाह नहीं मानी गई फैसला अवैध नहीं होगा। हाँ, एसपीएससी अगर किसी को चुनता है तो उसका ये मतलब भी नहीं है कि उसे नौकरी मिल ही गई, पर उम्मीद ये की जाती है कि सरकार मनमाने ढंग से या किसी गलत इरादे से काम न करे, निष्पक्ष रहे। तो फिर इन्हें योग्यता प्रणाली का प्रहरी यानी वॉचडॉग ऑफ मेरिट सिस्टम क्यों कहा जाता है? अगर सरकार इनकी सुने ही नहीं तो ये कैसी रखवाली हुई? देखिए, प्रहरी इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनका मूल उद्देश्य ही यही है कि सरकारी भर्तियों में योग्यता, मेरिट को आधार बनाया जाए, भाई भतीजावाद या सिफारिश ना चले। ये सरकार को इसी आधार पर सलाह देते हैं, लेकिन इनकी भूमिका मुख्य रूप से भर्ती और कुछ हद तक अनुशासन के मामलों में सलाह देने तक ही है। ये तय नहीं करते कि किस सर्विस का ढांचा क्या होगा, सैलरी कितनी होगी, कैडर मैनेजमेंट कैसे होगा, ट्रेनिंग कैसे होगी। अच्छा, वो सब कौन देखता? वो सब काम राज्य का कार्मिक विभाग या सामान्य प्रशासन विभाग देखता है। हाँ। तो आप कह सकते हैं कि एसपीएससी राज्य की सेंट्रल रिक्रूटिंग एजेंसी है, जबकि कार्मिक विभाग सेंट्रल पर्सनल एजेंसी है। समझ गई। अच्छा, आजकल राज्य सतर्कता आयोग मतलब स्टेट विजिलेंस कमीशन एसवीसी हाँ। भी काफी चर्चा में रहते हैं भ्रष्टाचार के मामलों में। हाँ। क्या एसवीसी और एसपीएससी के काम में कोई टकराव होता है? हाँ, ये एक प्रैक्टिकल मुद्दा है, खासकर अनुशासनात्मक मामलों में। अक्सर सरकार किसी कर्मचारी पर एक्शन लेने से पहले एसपीएससी और एसवीसी दोनों से सलाह लेती है। तो दिक्कत कहाँ आती है? दिक्कत तब आती है जब दोनों की सलाह अलग अलग हो। मान लीजिए एसपीएससी कहे कि सजा कम हो और एसवीसी कहे कि ज्यादा हो। अब सैद्धांतिक रूप से तो एसपीएससी एक स्वतंत्र संवैधानिक संस्था है, तो उसकी बात ज्यादा वजनदार होनी चाहिए, पर व्यवहार में कभी कभी खींचतान हो सकती है। और जजों की नियुक्ति में क्या उसमें एसपीएससी का कोई रोल है? हाँ, पर बहुत सीमित। जिला जजों को छोड़कर राज्य की जो बाकी न्यायिक सेवाएं हैं, जैसे सिविल जज वगैरह, उनकी नियुक्ति के नियम बनाते समय राज्यपाल एसपीएससी से सलाह लेते हैं। लेकिन इसमें राज्य के हाईकोर्ट से भी सलाह ली जाती है और हाईकोर्ट की भूमिका ज्यादा अहम होती है। ये सब काम करने के बाद क्या एसपीएससी किसी के प्रति जवाबदेह है? कोई रिपोर्ट वगैरह देते हैं? हाँ, बिल्कुल। एसपीएससी हर साल अपने काम की एक पूरी रिपोर्ट तैयार करके राज्यपाल को देता है। फिर उस रिपोर्ट का क्या होता है? राज्यपाल उस रिपोर्ट को राज्य विधानमंडल मतलब विधानसभा और अगर विधान परिषद है तो वहां भी रखवाते हैं और साथ में एक मेमोरेंडम भी रखा जाता है। मेमोरेंडम में क्या होता है? उसमें ये बताया जाता है कि ऐसे कौन कौन से मामले थे जिनमें आयोग ने कुछ सलाह दी थी लेकिन सरकार ने वो नहीं मानी, और साथ में कारण भी बताने होते हैं कि क्यों नहीं मानी। ये एक तरह से पब्लिक अकाउंटेबिलिटी का तरीका है। ठीक है, ये तो हो गए इनके काम और भूमिका, लेकिन क्या इनके अधिकार क्षेत्र की कुछ सीमाएं भी हैं? मतलब क्या कुछ ऐसे मामले हैं जहां सरकार को इनसे पूछने की जरूरत ही नहीं पड़ती? हाँ, बिल्कुल है। संविधान खुद ही कुछ मामलों को एसपीएससी के दायरे से बाहर रखता है। कौन से मामले? जैसे जब सरकार पिछड़े वर्गों के नागरिकों के लिए नौकरियों में आरक्षण का कोई प्रावधान बना रही हो तो उस पर एसपीएससी से सलाह लेने की जरूरत नहीं है। अच्छा, आरक्षण के मामले बाहर हैं। हाँ, और इसी तरह जब अनुसूचित जातियों एससी और अनुसूचित जनजातियों एसटी के दावों को नौकरियों में नियुक्ति देते समय ध्यान में रखने की बात हो, उस पर भी सलाह जरूरी नहीं। और क्या राज्यपाल खुद भी कुछ मामलों को इनके दायरे से हटा सकते हैं अपनी मर्जी से? हाँ, राज्यपाल को ये शक्ति दी गई है कि वो नियम बनाकर कुछ खास पदों, सेवाओं या मामलों को एसपीएससी की सलाह के दायरे से बाहर कर सकते हैं। तो क्या वो किसी भी पद को हटा सकते हैं? नियम बना सकते हैं, लेकिन उसकी एक शर्त है। राज्यपाल जो भी ऐसे नियम बनाएंगे उन्हें राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों के सामने कम से कम 14 दिनों के लिए रखना होगा। अच्छा, विधानमंडल के सामने रखना होगा। जी, और विधानमंडल चाहे तो उन नियमों में बदलाव कर सकता है या उन्हें रद्द भी कर सकता है। तो एक तरह का चेक और बैलेंस यहाँ भी है। इन नियमों को अक्सर एसपीएससी
कंसल्टेशन से छूट रेगुलेशंस कहा जाता है। समझ गई। ये तो हुई एक राज्य के एसपीएससी की पूरी कहानी। लेकिन कभी-कभी हम सुनते हैं कि 2 या उससे ज्यादा राज्यों के लिए एक ही आयोग काम करता है। वो क्या है? जॉइंट स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। हाँ, जेएसपीएससी। संविधान में इसका भी इंतजाम है। अगर 2 या 2 से ज्यादा राज्य चाहें तो उनके अनुरोध पर उनके लिए एक साझा यानी जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन बनाया जा सकता है। तो ये कैसे बनता है? क्या वो राज्य खुद बना लेते हैं? नहीं, यहीं पर एसपीएससी और जेएसपीएससी में एक बहुत बड़ा बुनियादी फर्क है। देखिए, यूपीएससी और एसपीएससी तो सीधे संविधान ने बनाए हैं, वो संवैधानिक संस्थाएं हैं। जी। लेकिन जेएसपीसी का गठन संबंधित राज्यों के विधान मंडलों के अनुरोध पर संसद के एक एक्ट यानी कानून बनाकर किया जाता है। ओहो, इसका मतलब जेएसपीएससी संवैधानिक संस्था नहीं है। बिल्कुल सही। जेएसपीसी एक सांविधिक संस्था है, संवैधानिक नहीं, क्योंकि ये संविधान से नहीं, संसद के बनाए कानून से बनती है। ये बहुत अहम फर्क है। तो इसके अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? क्या उन राज्यों के राज्यपाल मिलकर करते हैं? नहीं, ये भी अलग है। जेएसपीसी के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। राष्ट्रपति? अच्छा। हाँ। और उनका कार्यकाल भी एसपीएससी की तरह 6 साल या 62 साल की उम्र तक होता है। उन्हें सस्पेंड करना हो या हटाना हो, ये अधिकार भी राष्ट्रपति के पास ही होता है। और वो अपना इस्तीफा भी राष्ट्रपति को ही देते हैं। तो मतलब जेएसपीएससी के मामले में राज्यपाल का रोल नियुक्ति या हटाने में नहीं है? जी नहीं। नियुक्ति, हटाना, सस्पेंड करना, इस्तीफा लेना सब राष्ट्रपति के अधिकार क्षेत्र में है। और सदस्यों की संख्या, उनकी सेवा शर्तें, ये कौन तय करता है? ये भी राष्ट्रपति ही तय करते हैं। ठीक है। और इनकी सालाना रिपोर्ट, जेएसपीएससी अपनी रिपोर्ट किसे देता है? जेएसपीएससी अपनी सालाना रिपोर्ट उन सभी राज्यों के राज्यपालों को भेजता है जिनके लिए वो बनाया गया है। अच्छा, हर संबंधित राज्य के? जी, और फिर हर राज्यपाल उस रिपोर्ट को अपने अपने राज्य के विधानमंडल के सामने रखवाता है, वैसे ही जैसे एसपीएससी की रिपोर्ट रखी जाती है। बहुत खूब। तो ये थी एसपीएससी और जेएसपीएससी की पूरी कहानी। काफी विस्तार से हमने समझा। अगर हम इसे समेटना चाहें तो मुख्य बातें क्या कहेंगे आप? हाँ, संक्षेप में कहें तो एसपीएससी राज्य स्तर पर एक बहुत महत्वपूर्ण संवैधानिक संस्था है। इसका मुख्य काम निष्पक्ष तरीके से भर्ती करना है। नियुक्ति राज्यपाल करते हैं, पर हटाना सिर्फ राष्ट्रपति के हाथ में है, वो भी एक तय प्रक्रिया से। बिल्कुल। और इसकी आज़ादी के लिए कई उपाय हैं। कार्यकाल की सुरक्षा, सेवा शर्तों की सुरक्षा, वित्तीय स्वायत्तता और रिटायरमेंट के बाद नियुक्ति पर रोक। लेकिन इसकी भूमिका ज्यादातर परीक्षाएं करवाने और सलाह देने तक सीमित है। हाँ, और वो सलाह सरकार पर बाध्यकारी नहीं है। साथ ही आरक्षण जैसे कुछ मामलों में इसकी कोई भूमिका नहीं है। और अगर विश्लेषण करें तो ये एक ऐसी संस्था है जो सिद्धांत में तो बहुत मजबूत है योग्यता की रक्षा के लिए, पर असल में इसकी ताकत इस बात पर निर्भर करती है कि सरकार इसकी बात को कितना मानती है। सही कहा। सलाहकार की भूमिका इसे लचीलापन तो देती है, पर शायद इसके असर को कुछ कमजोर भी कर देती है। एसबीसी के साथ इसका रिश्ता और न्यायिक नियुक्तियों में सीमित रोल, ये भी इसके काम के अहम पहलू हैं। और जेएसपीएससी जरूरत पड़ने पर राज्यों के लिए एक साझा मगर कानूनी संवैधानिक नहीं विकल्प देता है। बिल्कुल। कुल मिलाकर ये राज्य प्रशासन में मेरिट लाने का एक जरूरी जरिया है, जिसकी अपनी ताकत भी है और अपनी सीमाएं भी। चलिए, आज की ये गहरी चर्चा यहीं समाप्त करते हैं, लेकिन श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। जी। सोचिएगा जरूर, अगर एसपीएससी की सलाह को सरकार के लिए ज्यादा बाध्यकारी मतलब कंपल्सरी बना दिया जाए, तो क्या इससे राज्यों में भर्ती और शासन व्यवस्था वाकई बेहतर होगी, या फिर इससे प्रशासनिक काम और धीमा हो जाएगा, प्रक्रियाएं और उलझ जाएंगी? ये वाकई एक बड़ा सवाल है। इसके दोनों पहलू हैं। तो इस सवाल पर विचार जरूर कीजिएगा। आज हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।